Hello and welcome to Health Via Media. I'm Sneha Kumari with you and you're watching our very exclusive interactive session. देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखकर लोग वैक्सीनेशन के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ ऐसी खबरें हैं कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी लोग दोबारा से संक्रमित हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को देखकर और पढ़कर हमारे मन में तमाम ऐसी सवाल उठ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर कि क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज इन्हीं सब सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में और इन्हीं सब सवालों का आंसर देने के लिए हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ग्लोबल हेल्थ एंड बायोएथिक्स रिसर्चर डॉक्टर आनंद भांजी। Welcome to Health Via Media, sir. So, as we know that from today, the third phase of vaccination has begun in India for the age group of 18 to 44 years. And लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्वेरीज हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो अभी भी सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को लेकर बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी तमाम चीजें हैं जो उनको क्लियर हो पाए या लोग डरे ना, एक हिचक ना हो मन में वैक्सीनेशन लेने के पहले। So, sir, during this time of coronavirus pandemic, what do you think? What is the importance of vaccination right now in the current situation? And ऐसी कौन सी बातें लोगों को माइंड में रखनी चाहिए जब वो स्टेप आउट करे फॉर वैक्सीनेशन? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है और इस टाइम भी हमें इसको डिस्कस करना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। जो अभी डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेटा ये बताता है कि जो लोग वैक्सीनेट होते हैं, स्पेशली जिन्होंने दोनों डोज ले ली है और उसके बाद 2 वीक्स का इंटरवल हो चुका है, तो उनको जो इम्यूनिटी उनमें जो डेवलप होती है उससे कई केसेस आपने जैसे पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया, ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो वो रिलेटिवली माइल्ड होता है। यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, सिवियर डिजीज नहीं होता है और डेथ नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है वो सर्कमस्टांस। और हमने देखा है कि कोविड में अगर किसी को सिवियर डिजीज होता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अभी तो हम देख भी रहे हैं कि देश में काफी हाहाकार भी हो रही है कि फैसिलिटीज की कमी हो गई है, बेड्स नहीं मिल पा रहे। तो अगर आप वैक्सीनेट होंगे तो एटलीस्ट ये चीज हो सकती है कि आप सिवियर डिजीज और डेथ से बच सकें। और जो दूसरा सवाल आपका था कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, if you're going out to get vaccinated, you have a registered appointment because you've registered on the platform, then you get an appointment. When you turn up to the facility, remember that you have to keep taking all the precautions. Just because you're going to get vaccinated doesn't mean that the risk is not there, because the risk could be while you head out of your home, the risk could be on the way to the vaccination site, it could be at the vaccination site because a whole lot of people might be there. Some of these vaccination sites are in hospitals where a lot of patients are also reporting. Right. So ensure you are double masking, right? And wear your double mask, go there, turn up at your fixed time, get your vaccine shot, and after the observation period is over, please head back. But take all the precautions you would take when you head out of your home, ensuring hygiene, ensuring mask usage, and to the extent possible, physical distance. Okay. So that is extremely important. The other thing to remember is once you get vaccinated, you will be typically observed for 30 minutes at the facility itself in a waiting room, just to see if there are any immediate reactions, because a very, very small percentage of people post vaccination might have some acute reactions. And after that, you are allowed to go. So go home and just watch out for anything major. Mild symptoms might happen, but that is not something to worry about. Okay, sir. Okay, sir. So coming to the next question, I would like to know from you is that why do only some people, get adverse effects of after getting the jab? Why it is like this? What is the difference? So whenever you're getting a jab or a vaccine, you are challenging your immune system, right? Because the immune system is then going to create a response, typically through antibodies, which are protective in nature. And because the immune system is reacting to the vaccine jab, hence some people will have side effects. Now, we don't completely understand why only some people get these side effects, but it is likely a function of your age. It could be related to your gender. It could be related to your past exposure to viral infections. For example, there is some data to indicate
that if you've had a coronavirus infection of another kind, because as you know, COVID-19 is a kind of coronavirus, but there are many other coronaviruses. If you've had a prior infection with any other coronavirus, it could also mean that you could be reacting to it because there might be some antibodies in your body which are, which recognize some elements of the coronavirus, right? So again, it's sometimes difficult to predict who will react to it, except if there are known advisories. If based on the experience with a particular vaccine, they have found out that certain kind of people should be very cautious about getting vaccinated. Then, of course, you should be, if you fall into that category, you should be cognizant of that and only access the vaccine if it's been cleared and your doctor says it's okay to go there. Otherwise, wait for maybe another different vaccine to come, which doesn't have that reaction. Okay. Okay, so does it also depends on the age group factor? Like the young people can have more adverse effect, or the older people can have the, as compared to compare. Sure. I have not seen any data which indicates that there might be age differential in terms of side effects. Obviously, these are also new vaccines relatively. With time, we might find out if that is a major factor in the way older people get more reactions or younger people get more reactions. I think relatively the data we have so far, including from India, is that these are largely very, very safe vaccines. And I think people should not worry about the possibility of a side effect, though they should look out for it. Because it's very important for us to also catalog and collect any information around potential side effects or what are usually called adverse effects following immunization. But you don't need to worry too much about it. I think at this point of time, given the risk benefit and especially the spread of the disease, it's a much better idea to get vaccinated rather than not. Right. If you're eligible. Right. Okay, sir. Also, one thing that why do some people refuse to get vaccinated? Is it because of that there is not enough research or clinical research that has been done in India on the vaccines? Is it a reason that can be a reason? देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहले जब नए वैक्सीन्स नए आए थे, तो कई लोगों को ये लगता था कि नए वैक्सीन्स हैं, इनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रक्रिया होती है, रिसर्च की प्रक्रिया, वो शायद पूरी तरीके से नहीं हुई है। पता नहीं सेफ्टी के बारे में हमें सब पता है कि नहीं पता है, तो वो शायद रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वो सोच रहे थे थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन्स पसंद ही नहीं हो सकता है नहीं करते हैं, या उन्हें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कहीं से कि भाई वैक्सीन नहीं लो, वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा था कि कोविड-19 हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो ये वैक्सीनेशन वगैरह छोड़ दीजिए, हमें लेने की जरूरत नहीं। अब तीनों में कुछ तो वैलिड कंसर्न्स भी हो सकते हैं। सो देयर आर सम रीजंस व्हिच माइट बी वैलिड, पीपल माइट हैव जेन्युइन कंसर्न्स अबाउट द लैक ऑफ डेटा. But every decision has also to be based on a risk-benefit calculus. And as I was saying earlier, at this point of time, when there is data after usage of the vaccines for a few months that it is largely protective and it would help save your life if you were to get potentially infected, then I think it's probably right to say that it's always a good idea to get vaccinated. And yet, as a society, we should be also following up and trying to understand if there is anything to worry about from adverse events perspective. Because the more people take vaccines, the larger amount of information we will have, and that will help us understand better about the vaccines. But as of now, I would suggest that if you have the chance, please get vaccinated. Okay, sir. What are the side effects which we see, means other than normal side effects like, fever or body pain, or other than that, can we see any other side effects of after getting vaccinated? Any rare side effects? Sure. Yeah, so rare side effects can happen, but I think what most people should remember is what are the common side effects. There can be two kinds of side effects. One is the local side effects, right? So you might, at the site of the injection, you have pain, you have swelling, you might have some redness, you might have an itching sensation, you might have some swollen lymph nodes in your armpit, etc. But these will typically subside very soon. If anything, again, you can just take a paracetamol if it is troubling you. And within 24 hours, under 24 hours is usually when they subside, sometimes maybe up to 2 days or slightly more. Now, in some cases, you might have what are known as systemic side effects. Systemic meaning impacting your whole body. So you could have headache, which troubles you for a while. You might have this feeling of lethargy, fatigue,
you feel very tired, you can have some chills, you can have diarrhea, loose motions, you can have generalized body pain, pain in your bones, etc. You might have nausea, feeling of vomiting, etc. But again, these are also symptoms which will typically subside in a couple of days maximum. And usually with over-the-counter medications you might have had home, like paracetamol, should be enough. If symptoms are persisting beyond that, and especially if they're acute in nature, you have high-grade fever, you have symptoms which are not subsiding, and are clearly troubling you, then that is something then you should need to worry about, and you should report to a health facility or speak to your doctor and tell them that this is what is happening, what do I need to do? And if required, you'll be asked to come in for a consultation. In very rare circumstances, you might have a serious reaction, which requires hospitalization, and obviously then that needs to be worked up to try to figure out if it is linked to the vaccination in some ways. Our global experience with vaccination shows that it is very rare, but it can happen. And hence it is important to recognize that and try to access care as soon as possible, so that if you have a serious reaction, then you can be provided medical care quickly. Okay, so taking from this, I want to ask you one thing, that this is the way that we differentiate that this is not a fever related to COVID, or it is related to vaccine. I mean, how do we differentiate it? Like if you said that acute agar रह जाता persist कर रहा है with fever or anything, so how can we differentiate between a normal vaccination fever and a COVID fever? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये पहली बात तो ये है कि आपको वैक्सीन लगा है और वैक्सीन लगने के बाद आपको ये सिम्टम्स हुए हैं, और सिम्टम्स मतलब पहले 24 घंटे में हुए हैं या 1-2 दिन में हुए हैं, तो फिर वो लाइकली है कि वो वैक्सीन का रिएक्शन है, जो नॉर्मल हमने कहा कि माइनर रिएक्शंस होते हैं। बट अगर उसके बियॉन्ड वो परसिस्ट करता है, आपको और भी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कोविड के हैं, और या फिर आपके घर के आसपास किसी को कोविड हुआ है, कॉन्टैक्ट्स में किसी को हुआ है, जहाँ एक्सपोजर का चांस है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, फीवर बढ़ते जा रहा है या फिर हाई लेवल पे परसिस्ट कर रहा है, तो ये सब फिर इंडिकेट करेगा कि हो सकता है कि कोविड की चांसेस हो, तो फिर बेहतर होगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। ओके सर, एंड फर्स्ट डोज के बाद कितनी इफेक्टिव रह सकती है टिल आई डोंट गेट द सेकंड डोज ऑफ द वैक्सीन? आई मीन मैंने अगर आज वैक्सीन लिया एंड आफ्टर 41 डेज इफ आई टेक द सेकंड डोज, सो उस दौरान कितनी सेफ मैं हूं फ्रॉम कोविड? तो जितना अभी तक हमें पता चला है उतना वो ये कहता है कि एक डोज के बाद पार्शियल एफिकेसी होती है, यानी कि थोड़ा प्रोटेक्शन हो सकता है आपको मिल जाए, बट जो फुल एफिकेसी होती है वैक्सीन की वो 2 डोजेस के बाद ही हो रही है, और 2 डोजेस के भी 1-2 सप्ताह के बाद ही आती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोनों डोजेस लें, ये ना सोचें कि एक डोज से ही मैं प्रोटेक्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। दोनों डोजेस लेना इंपॉर्टेंट है, और डोजेस लेने के इंटरवल में, डोजेस लेने के बाद, डोजेस लेने से पहले बाकी सारे जो एहतियात हैं, प्रिकॉशंस है, वो प्लीज लें। अगेन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, दैट ऐसे बहुत सारे केसेस जो देखने को मिल रहे हैं, सिंगापुर में भी अभी रिसेंटली एक इंडियन सिटीजन थे जिनको दोनों डोजेस लेने के बाद भी कोरोना हो गया। सो इससे ये कैसे हो रहा है, या इसके बारे में क्या जान सकते हैं? देखिए, वैक्सीन का जो रोल होता है, कुछ को बिल्कुल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीरियस डिजीज से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, इनके बारे में डेटा जो हमें मिला है अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसमें स्टडी यही ज्यादा किया गया है कि सीरियस डिजीज और डेथ से आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं। तो अगर आप वैक्सीनेट होते हैं उसके बाद भी इन्फेक्शन होता है तो वो रिलेटिवली माइल्ड रहेगा, प्रोबेबली आपको ट्रबल नहीं करेगा और आपको मेडिकल केयर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो वैक्सीनेटेड है, लाइक्लीहुड उनके लिए भी कम है कि उनको इन्फेक्शन होगा अगर एक्सपोजर होगा, बट अगर होता भी है तो उसका जो सिवियरिटी है वो कम होगा। इसीलिए वैक्सीनेशन इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड में डर यही है कि अगर आपको आपके सिम्टम्स सिवियर हुए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेडिकल केयर में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी 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 सर, ये बहुत ही कॉमन सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसे परसेप्शन है मेरे माइंड में कि जब अगर मुझे एक बार कोविड हो गया एंड मेरे बॉडी में, जैसे एंटीबॉडी की हम जब बात कर रहे थे पिछले वाले वेव में, कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जा रही है, तो वो एंटीबॉडीज तैयार होने के बाद भी वैक्सीन लेना क्या उतना ही जरूरी होगा, या मतलब क्या मतलब वैक्सीन विल
provide me extra, or what is this about all about? See, earlier there was this feeling that once you get a COVID infection, maybe you have your natural immunity, because जब आपको कोई भी infection होता है तो body react करती है, कुछ immunity बनती है. But what was not clear was whether this would protect you against perhaps reinfection and to what extent. Right. Now it is clear that a lot of people are getting reinfected. You know, in all our friend circles or family circles, we would know of people who Yes. had COVID last year and then after a few months again have gotten COVID. Mm-hmm. Right. So it just tells us that perhaps natural immunity is not protective enough. And there might be other factors around what degree of exposure is there, what kind of variant was there, etc. Right. Yes, yes. So it's suffice to say that even if you had COVID in the past, yes, you should get vaccinated. The only thing is, perhaps you might need to wait for ideally up to 2 to 3 months after you've been relieved of your symptoms, rather than immediately getting vaccinated after you've had COVID. So wait for a while. Look up the guidelines, speak to your doctor and say, when should I get vaccinated? And in the interim, please keep following precautions, because we clearly know now that reinfection is a possibility. So just because you've gotten COVID doesn't mean that you are necessarily protected against another bout. Yes. Okay, sir. I would just like to know that which vaccine I should opt for. Means currently we have only 2 options currently which we are seeing until unless जब तक हमारे पास वापस मतलब बाहर से नहीं आ रही वैक्सीन, तो क्या मतलब कौन सा वैक्सीन बेस्ट होगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं. कोवैक्सीन या कोविशील्ड? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है. सो द बेस्ट वैक्सीन फॉर एनीवन इज द वैक्सीन व्हिच दे हैव एक्सेस टू. दोनों वैक्सीन्स का डेटा अभी तक फेयरली अच्छा है. दोनों वैक्सीन्स में से जो भी आपको भी मिलता है, बिकॉज आपको पता है वैक्सीन्स की भी शॉर्टेज है, तो ये सोच के कि हम वेट करेंगे किसी और वैक्सीन का वो बेहतर होगा या फिर ए वैक्सीन बेटर है या बी वैक्सीन बेटर है, इस टाइम पे क्योंकि शॉर्टेज है और कुछ ही वैक्सीन्स के डोजेस अवेलेबल हैं, कब और डोजेस अवेलेबल होंगे इसकी गारंटी नहीं है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो. तो सफाइस टू से आपको जो भी वैक्सीन मिलता है प्लीज उसे लें, लेकिन जब लेते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ लें और दोनों डोजेस लें, ताकि लाइक्लीहुड आपकी जो इम्यूनिटी की है वो काफी ज्यादा रहे. जी. Okay, sir. Sir, one more thing which I have this in mind that जो comorbidities जो है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस जो पेशेंट्स को है, या फिर कैंसर पेशेंट्स जो है, जो इम्यून जो मतलब अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है, तो उनके लिए मतलब वैक्सीन कितना सेफ है, या क्या उनको जानना चाहिए इसके बारे में? क्या वो उनके मन में जो डर है वो क्या क्या चीजें उनको पता होनी चाहिए इसके बारे में? देखिए, एक अच्छी बात है कि लोग अगर सोचते हैं, अगर उनको सीरियस कोमोर्बिडिटीज हैं, वो ट्रीटमेंट पे हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है क्योंकि वो थेरेपी ले रहे हैं, से कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं, तो लार्जली डेटा यही कहता है कि कोमोर्बिडिटी भी लें हो आपको तो तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं. It's usually safe to take the vaccine. That having been said, if you have a serious disease and you're on treatment, then it's always a good idea to speak to your treating doctor and ask, in my kind of a disease, is there anything I need to worry about, or is it okay for me to go get vaccinated? And the vast majority of them, it should be perfectly fine to get vaccinated. That having been said, they have to take care just as everyone else, and perhaps even more care, because if were they to get infected with COVID, as with any other infectious disease, they could be highly susceptible to serious disease. Okay, sir. I think ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे मन में थे और जो सवाल हैं हमारे पास वो क्लियर हो गई हैं. Any last takeaways which you want to give to our viewers that क्या आप प्रिकॉशंस लें, या क्या कैसे वैक्सीनेशन जब लेने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप लेके चले अपने दिमाग में? बिल्कुल. So I think we've talked about the vaccination, the jab, but the social vaccine which is there is, if we protect ourselves, we protect not just ourselves but our families and communities. So please take all the precautions. The country is going through a very difficult time. Our health system is under a lot of stress. There are record-breaking number of cases coming through every day. Unfortunately, we are having a lot of deaths. So it's our social responsibility to help bring down the number of cases. You can do that by staying at home. You really need to go out. If you go out, or even if you are at home, if you can use masks to the extent possible, especially if there are other people at home who might not in the vicinity.
follow the precautions around hygiene and distancing to the extent possible. If you have an opportunity, please go ahead and get vaccinated, because that is also an important contribution in our response to the pandemic. And take care of yourselves and your families. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining Health via Media and giving us your insights about vaccinations.